इसमें देखो 4 sides closed plane figure, 4-sided closed plane figure is called quadrilateral. एक क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होते हैं और ये क्लोज फिगर होता है। जैसे ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है ना। तो इसमें इट हैज 4 sides, 4 angles and 2 diagonals. ये देखो इसमें ये A और ये B है ना, इसको एडजेसेंट एंगल कहते हैं हम, एडजेसेंट एंगल। A का एडजेसेंट B होता है, A का एडजेसेंट D भी होता है, B का एडजेसेंट C होता है, B का एडजेसेंट A होता है, A का एडजेसेंट D, A का एडजेसेंट B, C का एडजेसेंट B, C का एडजेसेंट D, है ना। तो इसमें पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ये होता है जैसे एंगल A एंड एंगल B, दूसरा है एंगल B एंड एंगल C, एंगल C एंड एंगल D, एंगल D एंड एंगल A, ये एडजेसेंट एंगल होते हैं, है ना। उसके बाद देखो पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स, AB का एडजेसेंट जैसे AB एंड BC, BC एंड CD, CD एंड BA, है ना। AB BC, BC CD, CD DA और DA AB भी होगा, DA एंड AB। यहां पर लिखा है हमने एंगल A एंगल B, एंगल B एंगल C, एंगल C एंगल D, एंगल D एंगल A, 1 2 3, हाँ ठीक है। उसके बाद इसमें पहले तुमने पढ़ा है 7th क्लास में अपोजिट साइड,
पेयर ऑफ अपोजिट साइड, देखो ये जो होते हैं ऐसे आमने सामने के जो साइड होते हैं इनको हम पेयर ऑफ अपोजिट साइड कहते हैं। AB का अपोजिट साइड BC होता है, BC का अपोजिट साइड AD होता है। फोर्थ है पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, जैसे है AB एंड CD, BC एंड AD, ये पेयर ऑफ अपोजिट साइड है। ठीक है। इसके बाद जैसे पेयर ऑफ अपोजिट एंगल है, तो पेयर ऑफ अपोजिट एंगल में जो आमने सामने के एंगल होते हैं ना उनको हम पेयर ऑफ अपोजिट एंगल बोलते हैं। जैसे ये एंगल है ना, इसके अपोजिट ये एंगल है, ये आमने सामने के एंगल होते हैं। ये और ये आमने सामने के एंगल होते हैं। पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स में हो गया एंगल ए एंड एंगल सी, एंगल बी एंड एंगल डी, ये पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स होते हैं, है ना। इसमें ये पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स को ज्वाइन करने वाले जो लाइन सेगमेंट होते हैं इनको, ये पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स को ज्वाइन करते हैं उन्हीं को हम डायगोनल्स कहते हैं, है ना। जैसे ये और ये एडजेसेंट एंगल है, लेकिन ये और ये एडजेसेंट एंगल नहीं है, तो नॉन एडजेसेंट एंगल्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को डायगोनल कहा जाता है ना। तो इसमें अ लाइन सेगमेंट विच joined to non-adjacent vertices। वर्टेक्स क्या होता है? कोई भी कॉर्नर जहां बनता है ना, इस तरीके से दो लाइन आके जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसको हम वर्टेक्स कहते हैं। कहीं भी जैसे यहाँ ये लाइन इधर से और ये लाइन इधर से आके इस पॉइंट पर मिल रहा है ना, तो ये जो एंगल है उसको तो हम एंगल ए कहते हैं, लेकिन ये जो पॉइंट है ना यहाँ पर उसको हम वर्टेक्स कहते हैं। ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये इसको हम वर्टेक्स कहते हैं, इस पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं, इस पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं। तो नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट होगा, लाइन नहीं, लाइन सेगमेंट which join two non-adjacent vertices of a quadrilateral is called diagonal। ठीक है। इसमें दो डायगोनल होते हैं, एक है AC और दूसरा है BD।
AC and BD are diagonals of quadrilateral A, B, C, D. AC और BD जो है ABCD क्वाड्रिलेटरल इसको हम बोलते हैं, उसका डायगोनल्स है AC और BD। ठीक है, अब हम इसमें टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में जानेंगे। टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहला होता है ट्रेपीजियम। किसी भी क्वाड्रिलेटरल का वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड अगर आपस में पैरेलल हो, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स अगर आपस में पैरेलल हो तो हम उसे वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, ये जो साइन है ये पैरेलल का साइन होता है। ठीक है, इफ वन पेयर of opposite sides of a quadrilateral is parallel then it is called trapezium। ठीक है, तो जितने भी क्वाड्रिलेटरल हैं, क्वाड्रिलेटरल में एक स्पेशल प्रॉपर्टी लगने के बाद वो पैरेललोग्राम होता है। सारे क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम नहीं हो सकते, तो इसलिए सारे पैरेललोग्राम तो पहले क्वाड्रिलेटरल ही थे। तो ईच पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल but each quadrilateral cannot be a parallelogram। उसके बाद जब पैरेललोग्राम से और आगे बढ़े तो पैरेललोग्राम में फिर हमने एक स्पेशल प्रॉपर्टी लगाया। पैरेललोग्राम में हमने फिर एक स्पेशल प्रॉपर्टी लगाया कि पैरेललोग्राम का अगर एक एंगल 90 डिग्री का हो जाए तो फिर वो रेक्टेंगल हो जाता है, या पैरेललोग्राम के डायगोनल्स अगर इक्वल हो जाएं, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स अगर इक्वल हो जाएं तो भी वो रेक्टेंगल हो सकता है, हो जाता है, हो सकता है नहीं, हो जाता है। जैसे ये है ना, ये डायगोनल, वो तो प्रूफ करते हैं हम, वो हो जाएगा आगे जब हम पढ़ेंगे ना तो वो हो जाएगा। ऐसे डायगोनल ये होता है ना, इन दोनों डायगोनल को हमें इक्वल दिखाना होता है ना। तो 9th क्लास में हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी ना, तो उस कॉन्ग्रुएंसी के बेस पर हम इक्वल दिखाते हैं। हमारे कहने का मतलब ये था
कि पैरेललोग्राम में हमने एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी लगाया तब जाके रेक्टेंगल बना। पैरेललोग्राम में हमने एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी लगाया तब जाके वो रेक्टेंगल बना। मतलब सारे पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं है, लेकिन जितने भी रेक्टेंगल हैं वो पहले पैरेललोग्राम ही थे। ठीक है ना? मतलब सारे रेक्टेंगल जो है वो पैरेललोग्राम हो सकते हैं, लेकिन सारे पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं हो सकते। ठीक है? उसके बाद देखो, रेक्टेंगल के बाद इसमें आता है रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है कि अगर किसी भी पैरेललोग्राम में, जैसे इस तरह का अगर कोई पैरेललोग्राम हो, उसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, मतलब ये पैरेललोग्राम है, इसके जो एडजेसेंट साइड है, जैसे ये ए बी सी डी, इसके जैसे ए बी और बी सी इसके एडजेसेंट साइड है। अगर ए बी और बी सी आपस में इक्वल हो जाए, ए बी और बी सी जब एक आपस में इक्वल हो जाए तो फिर ये रोम्बस हो जाता है। कैसे? तो देखो, पैरेललोग्राम में तो ये साइड इसके इक्वल तो होता नहीं, ये साइड इसके इक्वल होता है, तो ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, और ये साइड इसके इक्वल। तो इसे क्या मिला? इसके सारे साइड्स आपस में इक्वल हो गए। ठीक है ना? कोई भी पैरेललोग्राम है, उसका वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड, जैसे ए बी और बी सी एडजेसेंट साइड हैं, अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो जाए तो ये एक रोम्बस हो जाता है। अब देखो इसमें क्या होता है, ये और ये आपस में इक्वल हो गए, ये भी सी डी तो एक पैरेललोग्राम पहले से है, पहले से पैरेललोग्राम है, तो इसके अपोजिट साइड तो ऑलरेडी इक्वल होते हैं, तो ये तो इसके इक्वल है ही, और ये इसके इक्वल हो जाए और ये इसके इक्वल है ही, मतलब कि चारों साइड इक्वल हो गए। वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल होने का मतलब हुआ कि इसके चारों साइड इक्वल हो गए। तो एक पैरेललोग्राम का अगर वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाए, इफ वन पेयर ऑफ adjacent sides of a parallelogram is equal, then it is a rhombus। किसी भी पैरेललोग्राम का वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड अगर इक्वल हो जाए तो इसको हम रोम्बस कहते हैं। ठीक है? अब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इफ all four sides of a quadrilateral
are equal, then it is a rhombus. रोम्बस बनने से पहले ये एक पैरेललोग्राम था। तो ये पैरेललोग्राम के तो सारे प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता ही है, लेकिन इसके अलावा एक दो प्रॉपर्टी और है जिसको ये सेटिस्फाई करता है। पहला कि इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल, इसके सारे साइड इक्वल होते हैं। दूसरा, डायगोनल्स bisect each other at 90 डिग्री। इसके जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को तो बाइसेक्ट करते ही हैं, क्योंकि ये तो पहले पैरेललोग्राम ही था और पैरेललोग्राम के डायगोनल तो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो इसके भी डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। लेकिन इसके डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, मतलब इसके डायगोनल आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। इसमें दो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होती है कि इसके चारों साइड इक्वल होते हैं और इसके डायगोनल एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा होता है स्क्वायर। स्क्वायर होता है इफ वन पेयर ऑफ adjacent sides of a quadrilateral of a parallelogram if one pair of adjacent side of a parallelogram is equal and one angle is a right angle, then it is a square। यदि किसी पैरेललोग्राम का वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल हो और वन एंगल 90 डिग्री हो तो उसको हम स्क्वायर कहते हैं। चाहे इफ वन पेयर ऑफ adjacent sides of a rectangle is equal, then
it is called a square. चाहे if one angle of a rhombus is 90 degree, then it is a square. मतलब ये होता है कि पहले तो हमें पैरेललोग्राम दिखाना है। पैरेललोग्राम का अगर एडजेसेंट साइड इक्वल दिखा दिया तो वो रोम्बस हो जाएगा, और रोम्बस का एक एंगल 90 डिग्री दिखा दिया तो वो स्क्वायर हो जाएगा। चाहे इफ वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल, मतलब किसी पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री दिखा दिया तो रेक्टेंगल हो गया, और रेक्टेंगल का वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल दिखा दिया तो वो स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो ये तीन तरह से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। स्क्वायर के सारे साइड आपस में इक्वल होते हैं, इसके डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं, और एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें प्रॉपर्टी तो इसकी भी वही सारी होती है जो प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की है। जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है वही प्रॉपर्टी इसकी भी है, लेकिन उसके एक्स्ट्रा में इसमें क्या प्रॉपर्टी है, तो इसमें प्रॉपर्टी है कि इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल, दूसरा each angle is a right angle, और तीसरा diagonals are equal and bisect each other at 90 डिग्री। डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं, और एक दूसरे पर परपेंडिकुलर भी होते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटरल में सबसे पहला जो चीज है वो है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन, ठीक है, पॉलीगॉन किसे कहते हैं, देखो, और 3 और मोर साइडेड क्लोज्ड फिगर, क्लोज्ड प्लेन फिगर is called polygon। थ्री या थ्री से ज्यादा साइड्स का
क्लोज्ड प्लेन फिगर, जैसे उस दिन मैंने बताया था कि 3 डायमेंशनल फिगर होते हैं, है ना? तो 3 डायमेंशनल नहीं, प्लेन फिगर जो प्लेन पर बनते हो उसको हम पॉलीगॉन कहते हैं। अब देखो टाइप ऑफ पॉलीगॉन, थ्री साइड्स के पॉलीगॉन को हम क्या कहते हैं? जैसे 3 साइड्स का जो पॉलीगॉन होता है उसको हम ट्रायंगल कहते हैं। हाँ, 4 साइड्स के जो पॉलीगॉन होते हैं उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। फाइव साइड्स के जो पॉलीगॉन होते हैं उसको हम पेंटागॉन कहते हैं। पेंटागॉन। 6 साइड्स के जो पॉलीगॉन होते हैं, हाँ, उसको हम कहते हैं हेक्सागोन। 7 साइड्स के जो पॉलीगॉन होते हैं इसका नया नाम आया है सेप्टागोन, है ना? और पहले हम इसको कहते थे हेप्टागोन। पहले इसका नाम था हेप्टागोन, अब इसको हम सेप्टागोन भी कहते हैं। 8 साइड्स के जो पॉलीगॉन होते हैं, हाँ, उसको हम कहते हैं ऑक्टागोन। और 9 साइड्स के नोनागोन। और 10 साइड्स के डेकागोन। हाँ, डेकागोन कहते हैं, है ना? अगर रेगुलर पॉलीगॉन है तो देखो, रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं कि अ पॉलीगॉन whose all sides and all angles are equal. A polygon whose all sides and all angles are equal. तो रेगुलर पॉलीगॉन में 3 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन क्या होगा? हाँ, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल 4 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन, इसको स्क्वायर। और उसके बाद जो रेगुलर फिगर होते हैं, ठीक है ना, उसके बाद के जो रेगुलर फिगर होते हैं उनका कोई अपना स्पेशल नाम नहीं है। रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर सेप्टागन, ऐसे हम लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि उनका जैसे 3 साइड्स का है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, 4 साइड्स का है तो स्क्वायर है ना? उसके बाद एनगोन, ऐसे तुम्हें नहीं आएगा।
एन कौन, उसके बाद हमें पढ़ना है कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन दो तरह के, मतलब ऐसे पॉलीगॉन दो तरह के होते हैं, एक कॉन्वेक्स होता है और एक कॉनकेव होता है। पॉलीगॉन जो होता है, वैसे तो वो टाइप ऑफ पॉलीगॉन जो साइड के और नंबर के अनुसार जो होता है वो तो होता ही है। उसके अलावे जैसे इसके दो टाइप होते हैं कि क्वाड्रिलेटरल का जो डायगोनल है, वो डायगोनल अगर क्वाड्रिलेटरल के अंदर आता है ना, जैसे इस तरह का कोई क्वाड्रिलेटरल है ना, फोर्थ साइड, इसमें एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड ये, फोर साइड्स है ना। इसका डायगोनल जब ज्वाइन करेंगे तो एक डायगोनल ये होगा और दूसरा डायगोनल ये होगा। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, चाहे किसी भी पॉलीगॉन का, किसी भी पॉलीगॉन का अगर डायगोनल पॉलीगॉन के बाहर आता है तो उसको हम कॉनकेव पॉलीगॉन कहते हैं, और जिसमें डायगोनल उसके अंदर रहता है उसको हम कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कहते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लो ये तुम्हारा ए बी सी डी, ये एक पॉलीगॉन है, और ये पी क्यू आर एस, ये एक पॉलीगॉन है। ऊपर वाला जो पॉलीगॉन है वो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है, क्योंकि उसका जो डायगोनल है वो क्वाड्रिलेटरल के अंदर है, और नीचे वाला जो पॉलीगॉन है एबीसीडी, उसका एक डायगोनल बीडी जो है वो क्वाड्रिलेटरल के बाहर आ रहा है ना। तो ये कॉन्वेक्स, ये कॉनकेव है, नीचे वाला ये है कॉनकेव, कॉनकेव पॉलीगॉन, और ये है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। ये होता है कि इफ diagonals of a polygon lie inside of the polygon, then it is called convex polygon। ठीक है। और उसके बाद कॉनकेव पॉलीगॉन, if any one diagonal of a polygon lies exterior
मतलब बाहर, है ना, एक्सटीरियर ऑफ द polygon, then it is called concave polygon. Concave polygon, है ना। ये तुम्हें 1 मार्क्स में आ सकता है, फिगर दे देगा, तुम्हें पूछेगा कि बताओ ये कौन सा पॉलीगॉन है। उसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टी है ना, कि ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम, ट्रायंगल के सारे एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। किसी क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम 360 डिग्री होता है। देखो एक फॉर्मूला भी होता है कि सम ऑफ all interior angles, the sum of all interior angles of a polygon इक्वल टू होता है n-2 into 180 degree, where n is the number of sides of the polygon। n जो है, जो पॉलीगॉन हमारे पास है उसमें कितने साइड्स होते हैं, उसको, उसके नंबर को रिप्रेजेंट करता है ना। ये बहुत ही, ये जो फॉर्मूला है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। और देखो इसको नोट करके लिख देता हूं मैं, नोट। और दूसरा इसका होता है, जैसे ये 1 नंबर हो गया, दूसरा होता है कि द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, of a रेगुलर पॉलीगॉन। ये रेगुलर पॉलीगॉन के लिए होता है, रेगुलर पॉलीगॉन जिसके सारे साइड और सारे एंगल इक्वल हो, है ना। तो द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इक्वल टू होता है n-2 into 180 डिग्री डिवाइडेड बाई n, है ना। यहां पर भी जो n है ना, वो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन को रिप्रेजेंट करता है, वेयर n represents the number of sides of the polygon। हाँ, तो ये जो मैंने बताया आपको, ये जो है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन, किसी भी पॉलीगॉन के, है ना, जितने भी टोटल इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, इसका ये फॉर्मूला है n-2 into 180। जैसे मान लो कि
ट्रायंगल है तो n 3 हो जाएगा, तो 3 माइनस 2 1, 1 इंटू 180 180 रह जाएगा। क्वाड्रिलेटरल है तो n के जगह पर हो जाएगा 4, तो 4 माइनस 2 2, 2 इंटू 180 360। अगर पेंटागन है तो यहाँ हो जाएगा 5, 5 माइनस 3, 5 माइनस 2 3, 3 इंटू 180 540 डिग्री, ठीक है ना। तो ऐसे हम किसी भी पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल का सम निकाल सकते हैं। और ये जो दूसरा फॉर्मूला है ये है कि द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, इसके लिए ये कंडीशन है कि पॉलीगॉन को रेगुलर होना चाहिए, है ना। तो उसके ईच एंगल का वैल्यू कितना होता है, जैसे ट्रायंगल है तो रेगुलर ट्रायंगल है तो उसका साइड 3 होगा ना, तो 3 माइनस 2 1, 1 इंटू 180 180 बाई 360 डिग्री। अगर 4 है तो जैसे 4 माइनस 2 2 हो गया, 2 इंटू 180 360 हो गया, और नीचे n हो गया 4, तो 4 9 जा 36, तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके ये इससे हम किसी भी इंटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल का मेजर कर सकते हैं, और इससे हम किसी भी पॉलीगॉन के सारे एंगल्स का सम निकाल सकते हैं। इंटीरियर एंगल नहीं निकाल सकते, सारे एंगल्स का सम कितना होता है ना, ये हम बता सकते हैं। अब जैसे देखो यहाँ पर दिया हुआ है 3.1 में, व्हाट इज a regular polygon, state the name of a regular polygon of 3 sides। तो 3 sides के रेगुलर पॉलीगॉन का नाम तो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। 4 साइड्स है तो वो तो स्क्वायर हो जाता है। 6 साइड्स है तो उसको हम रेगुलर हेक्सागोन बोलेंगे, रेगुलर हेक्सागोन, ठीक है। उसके बाद देखिए, लिखिए इसका 1 नंबर, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। दूसरा, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। लीनियर पेयर एक्सियोम होता है कि अगर किसी भी लाइन पर कोई रे अगर एक्सटेंड करता है तो इस रे के दोनों तरफ जो एंगल होते हैं उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है ना। तुम ऐसे कह सकते हो कि if a ray extends on a line, है ना, then the sum of angles on either side of the ray is 180 degree. If a ray extends परपेंडिकुलर भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए तो ऐसा होगा ना, ये तो ऐसे सीधा होगा ना, तब तो 90-90 हो जाएगा ये। If a ray extends
on a line, then the sum of angles on either sides of the ray is 180 डिग्री। हमारा लीनियर पेयर जो होता है वो होता है कि इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स is 180 degree, then they are called linear pairs. ठीक है। और अब हम कहते हैं कि इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, यदि दो एंगल, if two angles have same vertex, one common arm, and their interior do not overlap, then they are called adjacent angles. हाँ, लिख देता हूं, फिर से याद कर लेना। If two angles have first same vertex, एंगल सेम वर्टेक्स पर बन रहे हो, सेम वर्टेक्स, बी वन कॉमन आर्म, उनमें वन आर्म कॉमन हो, एंड सी नंबर their interior do not overlap, then they are called adjacent angle. ये तीन कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करता है तो वो एडजेसेंट एंगल होता है, ठीक है ना। एडजेसेंट एंगल का सम अगर 180 डिग्री हो जाए तब तो वो लीनियर पेयर हो जाएगा, है ना। ऐसा कुछ नहीं होता कि एडजेसेंट एंगल का सम इतना ही होना चाहिए, लेकिन ये होता है कि दो एंगल का अगर वर्टेक्स सेम हो, एक आर्म कॉमन हो और उनका इंटीरियर ओवरलैप नहीं करता हो, तो हम उसको हाँ एडजेसेंट एंगल कहते हैं। देखो, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स, यहाँ ये नहीं है कि दोनों एडजेसेंट होना चाहिए, है ना। एडजेसेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, देन दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल।
है ना। ये सप्लीमेंट्री एंगल में जो दो एंगल होते हैं ना, सप्लीमेंट्री एंगल में जो दो एंगल होते हैं वो एंगल तुम्हारे, जैसे एक एंगल यहाँ है, एक एंगल यहाँ है, मान लो ये 60 डिग्री का है ना, और दूसरा एंगल यहाँ भी हो सकता है, मान लो ये 120 का है, तो इन्हें हम सप्लीमेंट्री कहते हैं। और अगर एडजेसेंट हो और सप्लीमेंट्री हो तब वो हो जाता है लीनियर पेयर। और दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो तो उसको क्या कहते हैं? हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। If the sum of two angles is 90 degree, then they are called complementary angle. Complementary angles. Exercise 3.1. सिक्स का सी पार्ट। कोई भी ज्योमेट्री का फिगर हो ना, क्वेश्चन हो, अगर तुम्हें करना है तो सबसे पहले उसका फिगर जरूर बनाया करो कॉपी पर। ये ऐसा है, ये मान लो तुम्हारा, ये लाइन मान लो PQ है, ठीक है। ये एंगल तुम्हारा 70 डिग्री है, ये एंगल तुम्हारा 60 डिग्री है, ये x है, ये भी x है, और ये 30 डिग्री है, ठीक है। ये जो एंगल, इसको ना, इसको एंगल 1 मान लो, इसको एंगल 2 मान लो, ठीक है। और सीधे लिख दो हियर एंगल 1 प्लस एंगल 70, एंगल 1 प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। आगे लिख दो इधर लीनियर पेयर। तो एंगल 1 तुम्हारा हो गया 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इक्वल टू 110 डिग्री, ठीक है। फिर लिखो एंगल 2 प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी लीनियर पेयर है। तो एंगल 2 तुम्हारा हो गया 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो 120 डिग्री हो गया। अब सिंस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस x प्लस x प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 540 होता है ना, 540 डिग्री पेंटागन है ना, पेंटागन है। तो पेंटागन का सारे एंगल का सम है, तो वैसे ही ना निकाला जाता है, दूसरा कोई तरीका थोड़े ही है।
n माइनस 2 इंटू 180, यही फॉर्मूला लगा के तो हम निकालते हैं। हाँ, तो ये फॉर्मूला ये कहाँ किसी को पता होता है? पेंटागन के सारे एंगल का सम 540 होता है, ये कहाँ याद रहता है? ट्रायंगल और क्वाड्रेटरल का सबको याद रहता है। ये तो अभी चूंकि पेंटागन का हमने बताया था इसलिए याद था, नहीं तो उसी तरीके से निकालते हैं हम। ठीक है ना? अब बोलो। नहीं नहीं, वो हमें दिखाना थोड़ा ही है, वो तो हमारा रफ वर्क है, रफ में निकाल के देख लेंगे। अच्छा, इधर लिख देंगे कि एज सम ऑफ ऑल एंगल्स, ऑल इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स of a pentagon is 540 डिग्री। रफ में निकाल के और इसको लिख देंगे, बस हो गया। अब एंगल 1 हमें मालूम ही है 110 डिग्री, एंगल 2 मालूम है 120 डिग्री, और x प्लस x 2x हो गया प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 540 डिग्री। तो कितना हो गया? 120 और 110 230, 230 प्लस 30 260, 260 डिग्री प्लस 2x इक्वल टू 540 डिग्री। तो 2x इक्वल टू 540 डिग्री माइनस 260 डिग्री। तो 2x इक्वल टू कितना हो गया? 0, 14 माइनस 6 8 और 4 माइनस 2 2, 240 डिग्री। तो x इक्वल टू हो गया 280 डिग्री बाई 2, मतलब 140 डिग्री हो गया, निकल गया। और मोस्टली तुम्हारा इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। ठीक है।